हेलो एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और वो क्या है, सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। जैसे कि हम सॉल्यूशन, जितना भी सॉल्यूशन का टॉपिक है उस सबको वन बाय वन करके कवर कर रहे हैं। उसमें से हमने मोलैलिटीज को, उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है, मोल फ्रैक्शन वगैरह, उन सबको हमने कवर किया हुआ है। अब जो हमारा न्यू टॉपिक रहने वाला है वो रिलेटेड है सोल्यूबिलिटी से, कि सोल्यूबिलिटी होती क्या है। देखो, सोल्यूबिलिटी एक बहुत ही जनरल टर्म होती है जिसे हम अपने एवरीडे लाइफ में तो देखते ही है। क्यों देखते हैं? जैसे हमने नींबू पानी बना लिया, नींबू पानी में हमने क्या किया, वाटर लिया, वाटर के साथ हमने शुगर को मिक्स किया, और शुगर को मिक्स करने के बाद उसमें जो भी हमें मतलब नमक वगैरह डालना है हम उसको कर लेते हैं। लेकिन कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जैसे पानी हमने लिया और पानी में हमने चीनी डाली, और जैसे ही वो घुल गई, और घुलने के बाद एक ऐसी स्टेट आती है कि वो चीनी घुलना बंद कर देती है। चाहे उसे हम कितना भी ज्यादा घोल ले, डिजोल्व कर ले, लेकिन वो चीनी नहीं घुलती। ये क्यों नहीं घुलती, इसका क्या रीजन है, ये सब चीजें जो हम सीखेंगे तो इस वाले टॉपिक में सीखेंगे कि चीनी एक ऐसी, जैसे जैसे हम उसको घोलते हैं और वो एक ऐसी स्टेज पर आ जाती है जब वो घुलना बिल्कुल बंद कर देती है। क्यों बंद कर देती है, क्या रीजन है, वो सब हम सोल्यूबिलिटी के अंदर जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि सोल्यूबिलिटी होती क्या चीज है। देखिए, हमारा जो टॉपिक रहने वाला है सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड आपको सबको पता है सॉलिड क्या होता है, और लिक्विड भी आपको सबको पता है कि लिक्विड होता क्या है। अब देखिए, जब हम सोल्यूबिलिटी को समझेंगे तो उससे पहले हमें कुछ जनरल चीजें समझनी होती है। सपोज हमें वाटर बनाना है, शुगर वाला, चीनी, पानी में चीनी डाल के हमें एक सॉल्यूशन बनाना है। तो जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन किससे मेड अप होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट से होता है। जब सोल्यूट और सोलवेंट आपस में मिक्स हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। ओके, तो जैसे हमने सोल्यूट कहा, सोल्यूट क्या है, यहाँ पे शुगर हो गई, और सोलवेंट क्या हो गया, वाटर हो गया, तो शुगर सॉल्यूशन बन गया। ओके, तो इसमें जो सोल्यूट और सोलवेंट है वो डिजोल्व होकर सॉल्यूशन बनाती है। ठीक, जैसे हमने पीछे देखा अभी कि जब हम पानी में चीनी को डालेंगे तो चीनी जो होती है वो डिजोल्व हो जाती है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी जब चीनी पानी में घुलना बंद कर देती है, तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, उस स्टेज को हम कहते हैं डिसोल्यूशन कहेंगे। जब हम सोल्यूट सोलवेंट में डालने के बाद डिजोल्व होना बंद हो जाता है तो उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन कहेंगे। और डिसोल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि जब हम सोल्यूट को सोलवेंट में डाल के डिजोल्व करते हैं तो एक स्टेज पे आके सोल्यूट पार्टिकल आपस में कोलाइड करके सेपरेट आउट हो जाते हैं, और सेपरेट आउट होने की वजह से ही वो क्या कहलाते, क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। तो एक ऐसी स्टेट जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो जाती है, तो वहां पर हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। क्लियर है यहाँ पे? जब सोल्यूट सोलवेंट में डालेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। जैसे हमने शुगर का एग्जांपल लिया, शुगर को हमने वाटर में डाला तो शुगर सॉल्यूशन बन गया हमारे पास। जैसे जैसे चीनी को हम पानी में घोलते घुलती जाएगी, लेकिन एक स्टेज पे आके वो घुलना बंद कर देती है, और वो कौन सी स्टेज कहलाती है, डिसोल्यूशन स्टेट कहलाती है। ठीक है, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन में जब सोल्यूट सोलवेंट में घुलना बंद कर देता है उसको हम क्या कह रहे हैं, डिसोल्यूशन कहेंगे। और क्यों घुलना बंद कर देता है, क्योंकि जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करने की वजह से वो सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम हो जाती है, डिसोल्यूशन के बीच में एंड क्रिस्टलाइजेशन। डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहेगी, इक्विलिब्रियम, जिसकी वजह से ये वाली कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अब इस स्टेज पे जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
आपने सैचुरेटेड का नेम सुना होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जिस स्टेट पे सोल्यूट जो होता है सोलवेंट में डिसोल्व होना बंद करेगा तो वहां पर बनने वाला सॉल्यूशन क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब जब किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट डिसोल्व हो जाएगा, डिसोल्व होता रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट डिसोल्व इन द सॉल्वेंट। जब मोर सोल्यूट डिसोल्व होता रहेगा किसमें, सोलवेंट में, तो वो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। और सैचुरेटेड कब बनेगा, जब सोल्यूट सोलवेंट में डिसोल्व होना बंद कर देता है तो उस टाइम कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। तो जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट को सोलवेंट में डिसोल्व करती है तो उसी में क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है सॉल्यूशन की क्या बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और उस कंसंट्रेशन को ही हम क्या कहेंगे, सोल्यूबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपको। डिसोल्यूशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, और साथ में डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में रहेगी। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, ये दोनों तीनों टर्म आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखते हैं सोल्यूबिलिटी क्या होता है। सोल्यूबिलिटी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, किसकी अमाउंट, सोल्यूट की अमाउंट, दैट कैन डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 grams of water at a given temperature is called the solubility in water। जब सोल्यूट को सोलवेंट में डिसॉल्व करेंगे तो क्या कहलाएगी, सोल्यूबिलिटी होगी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट क्या कहलाती है, सोल्यूबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी की जितनी भी टर्म है आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि सोल्यूबिलिटी होती क्या है, और इसी के साथ हमने इसमें इन्वॉल्व होने वाली सारी टर्म को क्लियर कर लिया है कि डिसोल्यूशन क्या रहेगा, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अब सोल्यूबिलिटी के ऊपर किन किन फैक्टर का इफेक्ट पड़ेगा उस चीज को हम देखेंगे। हमारे पास मोस्टली 2 या 3 फैक्टर्स है जो सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। एक तो नेचर ऑफ द सोलवेंट की नेचर अफेक्ट करेगी, सेकंड जो है टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, और जो थर्ड हमारे पास है वो प्रेशर होता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट रहेगा। इन सब के इफेक्ट को जानने के लिए 1 बाय 1 इनको हम डिस्कस करेंगे। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है तो कौन कौन से फैक्टर इसके ऊपर अफेक्ट डालते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सोलवेंट, दोनों की नेचर ही सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करेगी। सेकंड है इसमें टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहने वाला है, और नंबर थर्ड हमारे पास है प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट रहेगा। तो इन वाली टर्म को हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड द सोलवेंट को देखना है। देखो नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सोलवेंट को समझने के लिए हमें कुछ जैसे कि पोलर नॉन पोलर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पोलर होते क्या है और नॉन पोलर होते क्या है। बहुत से स्टूडेंट को तो क्लियर है कि पोलर होते क्या है और नॉन पोलर क्या होते हैं। पोलर क्या होते हैं, जिसमें चार्ज सेपरेशन होता है, डाइपोल मोमेंट एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाला होता है। ठीक है, नॉन पोलर जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होगा तो उसको हम नॉन पोलर बोल देंगे, जैसे बेंजीन हो गया, टोल्यूइन हो गया, नेप्थलीन हो गया, ये सब क्या आएंगे, वो नॉन पोलर में आते हैं। तो इस टर्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना है, पोलर एंड नॉन पोलर। देखो सबसे पहले नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सोलवेंट, एक टर्म आती है लाइक डिसॉल्व, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर आपने ये टर्म समझ ली तो इसका मीनिंग क्या रहेगा कि आपको सोल्यूबिलिटी वाली जितनी भी टर्म है सब क्लियर हो जाती है। तो यहाँ देखो लाइक डिसॉल्व लाइक,
जो एक जैसे होंगे वो एक साथ डिजोल्व हो जाते हैं, और जो अलग अलग होंगे वो एक साथ डिजोल्व नहीं होते। इसको हम कैसे देखेंगे? अगर हमारे पास कोई भी पोलर है, पोलर कंपाउंड है, उसको हमने पोलर ही सोलवेंट में डिजोल्व किया तो क्या हो जाएगा? वो डिजोल्व हो जाएगा। अगर पोलर है कोई हमारे पास और उसको हमने नॉन पोलर में डिजोल्व कर दिया, सोलवेंट में डिजोल्व करते हैं तो वो डिजोल्व नहीं होता। पोलर पोलर में ही डिजोल्व होता है, पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं होता। अगर यहाँ पे नॉन पोलर है हमारे पास और नॉन पोलर को नॉन पोलर में डिजोल्व करना है तो ये आपस में डिजोल्व हो जाते हैं। इस वजह से हमने इसको क्या कहा? लाइक डिजोल्व लाइक, एक जैसे ही एक दूसरे को डिजोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पोलर है, पोलर के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया एग्जांपल लाइक डिजोल्व लाइक था हमारे लिए, लाइक डिजोल्व लाइक, तो इसमें क्या रहेगा हमारा? पोलर हमने लिया हुआ है, पोलर सपोज हमने लिया NaCl, क्या लिया हमने? NaCl। ओके, इसको हमने डिजोल्व किया हुआ है पोलर में। पोलर का मीनिंग क्या है? वाटर ले लिया हमने, पोलर है क्योंकि H पॉजिटिव OH है इसमें, तो ये आपस में डिजोल्व हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही क्या है? पोलर है। अगर पोलर की जगह हमने आयोडीन ले ली, I2 ले लेते हैं और इसे हमने वाटर में डिजोल्व करते हैं, नॉन पोलर में डिजोल्व करेंगे, ये क्या है हमारे पास? नॉन पोलर। नॉन पोलर को हमने किसे डिजोल्व करनी है? वाटर में, तो ये डिजोल्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास है नॉन पोलर और ये क्या है? पोलर है, तो नॉन पोलर और पोलर आपस में डिजोल्व नहीं होती। अगर हम I2 आयोडीन को कहीं में डिजोल्व करें हम नॉन पोलर में, जैसे CCl4, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये इसमें डिजोल्व हो जाती है। ठीक है, आयोडीन कहीं में डिजोल्व हो जाएगी, बेंजीन में डिजोल्व हो जाती है। ओके, अब इसमें कुछ फैक्टर भी वर्क करते हैं, जैसे कि हाइड्रेशन एनर्जी होगी और साथ में क्या हो गई? लैटिस एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से, तो जो भी हमें सब्सटेंस गिवन है, कंपाउंड गिवन है, वो डिजोल्व हो जाता है। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो वह सब्सटेंस डिजोल्व नहीं होता। इसके लिए क्या है? ये देखो, अगर हमने एक एग्जांपल लेते हैं NaCl और वाटर का। NaCl, N के ऊपर पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव, इसको हमें कहीं में डिजोल्व करना है, वाटर में डिजोल्व करना है, H2O। ओके, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, 2 नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है। ठीक है, ये वाला हमें करना है इसमें। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है Na का, वो किसके ऊपर जाएगा? नेगेटिव से, क्योंकि पॉजिटिव कहाँ जाएगा? नेगेटिव के साथ जाएगा, और नेगेटिव कहाँ जाएगा? पॉजिटिव के साथ जाएगा। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हमें NaCl गिवन है और इसमें हमने वाटर को मिक्स किया, तो वाटर क्या करेगा? इनके बीच में से जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसको ब्रेक करना शुरू कर देता है। इनके बीच से क्या करेगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करेगा। ठीक है, और ब्रेक क्यों करेगा? ताकि जब ये डिजोल्व हो ये दोबारा से रिकॉम्बिनेशन ना करे। तो इस वजह से ये वाटर इनके बीच में एक सील्ड का वर्क करेगा, और सील्ड का वर्क करने से ये आपस में टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे और ये वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम NaCl की वाटर में सोल्युबिलिटी को देखते हैं। साथ में एक हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, और साथ में लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी तो आप पहले पढ़ चुके होंगे। लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास NaCl है, आयनिक कंपाउंड है, एनर्जी रिक्वायर्ड आयनिक कंपाउंड इनटू आयंस। आयनिक कंपाउंड को आयंस में ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी
उसे हम क्या कहेंगे, लेटिस एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी कहेंगे। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स आयन। आयनिक कंपाउंड को इसके आयंस में ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या कहलाएगी, लैटिस एनर्जी कहलाएगी। इट मीन्स NaCl को ब्रेक करने के लिए Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है, तो ये इसकी लैटिस एनर्जी हो जाती है। साथ में हाइड्रेटेड एनर्जी, हाइड्रेटेड का मीनिंग क्या है, एनर्जी गिवन आउट व्हेन द आयंस गेट हाइड्रेटेड। जब आयंस हाइड्रेटेड होती हैं तो उसमें एनर्जी क्या होती है, गिवन आउट होती है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगी। तो सोल्यूबिलिटी के लिए सबसे एक जो टर्म, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि हमारी जो हाइड्रेशन एनर्जी है, क्या है हमारी हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी हमारी क्या रहेगी, डेल्टा H रहेगी। डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए किससे, डेल्टा H लैटिस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो क्या है, जो भी हमें गिवन है कंपाउंड वो डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर ये कम है किससे, लैटिस एनर्जी से कम है, डेल्टा H लैटिस एनर्जी से कम है तो ये डिसॉल्व नहीं होता। ये वाली कंडीशन होती है डिसॉल्व होने के लिए कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो लैटिस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सोलवेंट को कर लेते हैं। सेकंड हमारा क्या है, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होने वाला है, तो उसमें देखते हैं इफेक्ट क्या रहेगा। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रहने वाला है, देखिए जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो गिवन होता है, सपोज हमें गिवन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इस टाइप की कोई भी रिएक्शन अगर गिवन है तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो हमने सपोज KNO3 और NaNO3 लिया, तो उसमें क्या करना है हमें, देखो टेम्परेचर के इफेक्ट को जानने के लिए हमें 2-3 टर्म जाननी जरूरी है कि क्या टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा सोल्यूबिलिटी के ऊपर। सबसे पहले तो हमारे पास 2-3 तरह के कंपाउंड्स हैं। एक तो वो कंपाउंड्स हैं जिनकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के साथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दोज whose solubility इंक्रीज हो जाते हैं विद इंक्रीज टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस है, सपोज हमारे पास हो गए KNO3, NaNO3, NaCl, KCl। ये जो सब्सटेंस हमारे पास है ये इनकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज होगी वो जानेंगे। इंक्रीज इस वजह से होगी क्योंकि हमें पता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट प्लस डेल्टा H इक्वल टू क्या बनेगा, सॉल्यूशन। अगर ये सब्सटेंस कैसे रिएक्शन शो कर रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहे हैं। एंडोथर्मिक जिसमें हीट ली जाती है, रिक्वायर्ड की जाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इस केस में सोल्यूबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, अगर कोई भी रिएक्शन एंडोथर्मिक है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड इसी टाइप से हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। जिनकी टेम्परेचर के साथ क्या हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज होगी विद टेम्परेचर। ओके, अब यहाँ पे देखिए जैसे कि हमारे पास लिथियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये कैसी रिएक्शन शो कर रहे हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं। कैसी रिएक्शन शो कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पता है क्या होती है, हीट गिवन आउट होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, और जब हीट रिलीज होगी तो अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है,
टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो इट मींस अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या होगी, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप की हो गई। एक थर्ड टाइप का है जिसके ऊपर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, न तो डिक्रीज होगी और न ही इंक्रीज होती है। सपोज हमारे पास है CaCl2, देखो हमारे पास एक एग्जांपल है CaCl2 इंटू 6H2O, ये चेंज हो रहा है CaCl2 इंटू 4H2O, और चेंज हो रहा है ये CaCl2 इंटू 2H2O। तो इसमें क्या है, इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहे हैं। जैसे कि अल्फा फॉर्म कहीं में चेंज हो गई बीटा में, और बीटा फॉर्म कहीं में चेंज हो जाती है गामा में। तो इसी टाइप से इसकी एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। इस कंडीशन में टेम्परेचर नो अफेक्ट, सोल्यूबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जब एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। और जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या रहेगा हमारे पास, जैसे कि सोडियम सल्फेट है, इसके TnH2O, तो इसने क्या किया, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चले गए, सोडियम सल्फेट में चले जाते हैं, कितने पे, 32.4 केल्विन पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ठीक है। क्या रहेगा ये, ट्रांजिशन टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। जब एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज होती है तो वहां पे टेम्परेचर का सोल्यूबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि फॉर्म ही चेंज हो रही है यहाँ पे। अब जैसे सोडियम सल्फेट कहीं में चेंज होगा, सोडियम सल्फेट में चेंज हो गया, हाइड्रेटेड है यहाँ पे, ठीक है। यहां तक ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ द प्रेशर। सबसे पहले इसके ग्राफ को देख लेते हैं। ये देखो ग्राफ गिवन है, ये कॉन्टिन्यूअस सोल्यूबिलिटी कर्व है फर्स्ट वाला, ये डिसकॉन्टिन्यूअस सोल्यूबिलिटी कर्व है। कॉन्टिन्यूअस इसमें जो सोल्यूबिलिटी हो रही है वो कॉन्टिन्यूअस हो रही है, देखो आप ग्राफ से भी देख सकते हो कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, पहले बढ़ा फिर स्ट्रेट फिर धीरे धीरे कम हो गया, फिर बढ़ा रुक के फिर बढ़े ऐसे। तो ये कौन सी हो गई, ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गई। जो अभी हमने एग्जांपल लिया CaCl2 का, वाटर 6 फिर 4 में चेंज हुआ, फिर ये वाटर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस ग्राफ से आप क्या करेंगे, इसकी कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस सोल्यूबिलिटी को चेक कर सकते हैं। सोल्यूबिलिटी कर्व किसके बीच में होता है, टेम्परेचर और सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी किसमें गिवन है, यहाँ पे ग्राम्स में गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट रहने वाला है। देखो प्रेशर का जो इफेक्ट होता है सोल्यूबिलिटी के ऊपर, प्रेशर का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट सोल्यूबिलिटी के ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं होता। क्यों, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिबल है, और इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से ही सॉलिड और लिक्विड की सोल्यूबिलिटी के ऊपर प्रेशर का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो इस तरीके से हमने 1 बाय 1 करके जितने भी टॉपिक थे उन सब टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। इस तरीके से हमने 1 बाय 1 करके जितने भी सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक थे उन सब को हमने कवर किया हुआ है। अगर इसमें से किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप कमेंट्स कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे।